हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक चैप्टर नंबर 3। हम इसके बारे में बुक से डिस्कशन करेंगे। बाकी 2 चैप्टर्स में हमने नोट्स बना के डिस्कशन करेंगे, इसमें बुक से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। इसमें जो बुक में लिखा है वही क्वेश्चन आए, उसमें थोड़े नोट्स बना के मैंने आपको ईजी वे में बता दिया, बट इसमें बुक में बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, पहले हम नाम देख लेते हैं। क्या? तंतु से वस्त्र तक। पहले क्या? तंतु का निर्माण, फिर वस्त्र का निर्माण। पहले तंतु बनाना, पहले इसका निर्माण, तंतु, फिर वस्त्र का निर्माण, यानी तंतु से वस्त्र तक। इस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कहाँ से पढ़ेंगे, तंतु से वस्त्र तक। हम आप मेन पॉइंट पढ़ेंगे इसमें से, जो मुख्य बिंदु में। पूरी किताब नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, अच्छे से पॉइंट दिखेंगे वो आपको बताऊंगा। देखिए, हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि वस्त्र की विविधता। वस्त्रों में विविधता किस प्रकार की होती है। विविधता का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र। विविधता का अर्थ क्या होता है? अनेक अनेक प्रकार की, अलग अलग जगह अनेक अनेक प्रकार की विविधता है, यानी इस जगह अलग वस्त्र, अगली जगह अलग वस्त्र। वस्त्रों में विविधता, इसे कहते हैं हम वस्त्रों में विविधता। देखिए, इस क्रियाकलाप पढ़ने आपके पास में किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण करके कीजिए। सिलाई के साथ बचे हुए कपड़े और जो एकत्रित कीजिए। कपड़े में प्रत्येक कतरन, यानी जो बच जाती चीज़, जिससे जब वस्त्र बना लेते हैं या कोई अच्छी वस्तु बना लेते, जैसे आप देख सकते हो, आपको ये फोटो दिखा देता हूँ। ये जो फोटो में दिखाया है कपड़े की दुकान, यहाँ पर जो कपड़े हैं, जो सिलाई होती है, जब दर्जी सिलाई करता है तो उससे कतरन बच जाती है, जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार के टुकड़े बचते हैं, जिससे क्या अलग अलग विविधताएँ होती है कपड़ों में। तो इस रंग के अलग कपड़े, उस रंग के अलग अलग कपड़े होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तंतु के बारे में। इस ऊपर वाले पेज में आपकी कोई मेन टॉपिक नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। वस्त्रों में विविधता पूछ सकता है, आपके वस्त्र किस प्रकार से हो सकते हैं। वस्त्र अनेक प्रकार से होते हैं, तंतु के रूप में, रेशों से, इस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन। पहला हमारा क्या है? 3.2 कौन सा टॉपिक है? 3.2 तंतु। इससे क्वेश्चन आएगा आपके, इससे डेफिनेशन पूछेगा, तो आपको ये मैं डेफिनेशन पूरी क्लियर कराऊंगा इसी चैप्टर में। तंतु किसे कहते हैं? तो आपको ये बल्लियाँ से छोटी छोटी दिखाई दे रही है, ये छोटी छोटी, इन्हें क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। जो महीन महीन पतली बल्लियाँ होती है, लड़ियाँ होती है पतली पतली, धागे से पतली पतली लड़ियाँ, उन्हें क्या कहते हैं? हम तंतु का नाम देते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार से हमारी, देखिए, ये पैरा पूरा पढ़ते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सुई के धागों को डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा परीक्षण किया होगा, अपनी कभी न कभी तो सुई पी हुई होगी, जो हम सीलते हैं वस्त्रों को। कई बार धागे का एक सिरा पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है, जो मतलब धागे से पृथक जो पूरा धागा बना हुआ है उसके अंदर पतली पतली लड़ियाँ होती है, उससे क्या हो जाती है, हम डालते हैं तो क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। उसी के बारे में बता रहे हैं। तो पृथक हो जाता है, ऐसा होने पर धागे से सुई की नोक से गुजरना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बलियाँ अलग अलग हो जाती है। धागा पहले तो एक था, फिर क्या हो जाती है? अलग, कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ हैं, मतलब ये चीज़ें, अधिक पतली लड़ियाँ मिलकर एक तंतु का निर्माण करती है। देखिए, अब तंतु की परिभाषा क्या है कि पतली पतली लड़ियाँ, अधिक पतली पतली लड़ियाँ, एक या एक से अधिक पतली पतली लड़ियाँ मिलकर किसका? तंतु का निर्माण करती है। हमारी यहाँ से परिभाषा किसकी निकली कि तंतु किसे कहते हैं? मोस्ट परिभाषा है आपकी, क्या है? मोस्ट आपकी परिभाषा है। अब ये VIP लगा सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। ये तंतु किसे कहते हैं, आपको परिभाषा आ सकती है। देखिए, फिर क्या है? वस्त्र धागे आदि से मिलकर बनते। वस्त्र धागों से मिलकर बनते। वस्त्र किससे मिलते? धागों से मिलकर बनते। धागों से आगे तंतुओं से मिलकर बनते। धागे किससे बनते? तंतुओं से।
देखिए इसका क्रम देखिए, धागे तंतु है, पहले तंतु, तंतु से धागे, धागे से क्या बनते हैं, वस्त्र। ये आपका सीरीज होती है, पहले तंतु फिर धागा फिर वस्त्र, इस प्रकार से हमारे सभी बनते हैं। फिर हमारे दो प्रकार से तंतु को डिवाइड करते हैं। देखिए तंतुओं को दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक प्राकृतिक में और एक संश्लेषित में। आप देख सकते हैं नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्राकृतिक किसे कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती है सामान्यतः, और संश्लेषित किसे कहते हैं, जो मतलब हमारे मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संश्लेषित नाम दे देते हैं। और प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त। फिर इसकी परिभाषा बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्या कहता है, कुछ वस्त्र जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशमी आदि उन्हीं के तंतु पादपों से या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जो तंतु पादपों से और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक तंतु। जैसे रुई हो गया, जूट यानी पटसन, जूट का दूसरा नाम क्या है, पटसन, पादपों से प्राप्त होने। उदाहरण के लिए तंतुओं से ले सकते हैं जो पादपों से प्राप्त होते। फिर रेशम हो गया, आदि जंतु से प्राप्त होते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, बकरी से कर्तीन प्राप्त होती है, जैसे याक से क्या, बालों से क्या होते हैं, धागे बनाने के लिए। आपने नहीं देखा होगा, आपकी आज की जनरेशन में नहीं पता देखा होगा आपने कहीं, लेकिन किसी दुकान पे जाके देखना, आपको बालों से बनी हुई रस्सियाँ मिल जाएगी, जो किससे, याक की या ऊँट के बालों से बनाई जाती है, या बकरी के बालों से आदि से बनाई जाती है। फिर हमारे क्या, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण में केवल प्राकृतिक तंतु का ही प्रयोग किया जाता है, बट अब संश्लेषित का उपयोग करने लगे, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, मतलब उनकी क्षमता कम होती है, वो ज़्यादा अधिक तनाव सहन नहीं कर पाते, तो हमने संश्लेषित बनाना स्टार्ट किया। तो संश्लेषित का पिछले लगभग 100 वर्षों से रासायनिक, आप देखो यहाँ से परिभाषा की, रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं हम, संश्लेषित तंतु कहते हैं। और ये कौन, उदाहरण क्या है हमारे, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिन हो गया, और संश्लेषित दो अनेक उदाहरण हैं, जैसे कौन सा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन, यह 3 प्रकार के उदाहरण हैं। आपको याद रखने, प्राकृतिक तंतुओं के कौन से उदाहरण हैं, संश्लेषित तंतुओं के कौन से उदाहरण हैं। ये उदाहरण आपको एग्जाम में पूछेगा कि संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं, उसके उदाहरण लिखो, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, उसके उदाहरण लिखो। तो आपको ये याद रखना है, प्राकृतिक तंतु के उदाहरण और संश्लेषित तंतु के उदाहरण। फिर हमारे आगे आता है, देखिए फिर कहते हैं कुछ पादप तंतु, जो पादपों से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के बारे में। बट इससे पहले आपने देखिए, ये बुझो ने एक पूछा है सवाल, क्या कहता है, बुझो ने यहाँ दिखाई दी वस्तु को संग्रहालय में देखा, ये देखिए ये कवच है। ये मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग आप बताता हूँ मैं आपको कि ये किससे, लोहे के रेशों से बनाया जाता है, लोहे की पतली पतली पन्नियों से बनाया जाता है, पतली पतली रेशों में कन्वर्ट करके। जैसे आपको लोहे को, मैंने आपको पिछले चैप्टर नहीं बताया, लेकिन आगे अगली क्लास में बताऊंगा मैं, लोहे को हम पीट कर पतली पतली धागों में भी बदल सकते हैं, जिससे ये लोहे का कवच बनाया जाता है, जिससे मतलब औजारों से आदि से सुरक्षा होती है। पहले लोग जो युद्ध लड़ने जाते थे वो इसका उपयोग करते थे और उसको पहन के जाते थे। कि ये रुई की किस प्रकार से हमें निर्माण किया जाता है, हमें सामान्यतः पता है कि रुई का निर्माण किससे होता है, कपास से होता है। तो बट इसमें पूरा थेटिकल चीज़ पड़ेगी कि किस प्रकार होता है, उसकी बोल का निर्माण होता है, बोल फटने से रुई जो कपास से बाहर निकलता है उसको कताई से या कुछ और करके ओटन से क्या निकाला जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है, फिर रेशों में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे रुई का पूरा निर्माण होता है उसके रेशों में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने तेल की, क्या पूछ रहा है ये, आपसे पूछ रहा है क्या आपने कभी अभी तेल की लेपियों मतलब पतली पतली मतलब बिल्लियों से पतली पतली धागों के समान संरचना बनाते हैं आप रुई से, उन्हें बत्तियाँ तो बनाई होगी, बत्तियाँ बनाई है ना आपने दीपावली पर, तो दिए जलाते हैं तो वो बत्तियाँ बनाते हैं। तो इस रुई का उपयोग रजाइयों में किया जाता है, जो आपके सर्दियों में काम आती है। जो अभी मोस्टली सर्दी है तो रजाई तो ओढ़ते होंगे आप, तो रजाई में किसका, रुई का काम होता है। रुई क्या होती है, वो मतलब गर्मियों में ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती, अंदर वाली ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती,
और ठंडी ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती। ये ऊष्मा वाला चैप्टर भी आपके, लेकिन थोड़ा मैं बता दूंगा आप आगे वाले चैप्टर में, लेकिन आपके 7th क्लास में कि क्या होता है कि अंदर वाली ऊष्मा बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसमें ऊन में बीच में क्या हो जाता है, ऊन या इसमें रुई में तो बीच में हवा हो जाती है, हवा के कारण ऊपर वाली ऊष्मा नीचे नहीं आ सकती और नीचे वाली ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाती। इससे क्या हो जाता है, हमें ऊन गर्मी महसूस होती है अंदर वो रुई की। फिर क्या है हमारा, रुई कहाँ से प्राप्त होती है, ये किस जलवायु में होती है, इसके बारे में देखते हैं। इसकी क्या कौन सी मृदा चाहिए, काली मृदा, और जलवायु उष्ण होनी चाहिए, उष्ण यानी ठंडी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। ये मोस्टली जिन राज्यों में पाई जाती है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, इन राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं, जो कपास से पैदा होता है। इसके फल को नींबू के समान संरचना होती है इसकी, किसके समान, नींबू के समान संरचना होती है प्रकाश किसकी, कपास गोलक की। इसे क्या कहते हैं, ये कपास तंतुओं से ढके बिलोले कपास के बीज में देखा जा सकता है। क्या आपने कभी कपास का खेत देखा, तो आपसे कपास चुनी जाने की प्रक्रिया भी देखी होगी आपने। क्या आपने देखी कभी प्रक्रिया, कैसे कपास को चुनते हैं। आप खेतों में जाए तो ये दो, और मैं चित्र बता देता हूँ इसको। ये जो चित्र दिया हुआ आपकी बुक में पूरा, तो ये जो ऊपर चीज़ें दी हुई ना, इनसे क्या करते हैं लोग, मतलब पीछे अपने कुछ सामान बांधते हैं, उससे चुनते हैं इसको हाथों से चुगाई होती है इसकी, उसको चुगाई कहते हैं। उससे हमारा सामान्य भाषा में, बाकी आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे चुगाई ही कहते हैं या चुनना कहते हैं। फिर हमारा है कि ये बनता किस प्रकार, देखिए साधारण इन कपास के बालों से कपास को हस्त चयन यानी हाथों से चुनने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को ककतन यानी काट कर, जो कंघी से आपको दिखाई दे रही है इसे, मतलब व्यक्ति का हाथ में, जिससे द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कपास का ओटना कहते हैं। कपास का ओटना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कपास का ओटना किसे कहते हैं। फिर हमारा क्या है, अगला पॉइंट है जूट या पटसन। मैंने आपको पीछे बताया कि जूट का दूसरा नाम क्या था, पटसन। ये किसी पटसन नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसकी क्या होता है, शाखाओं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमारे देश में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। हमारे देश में वर्षा ऋतु में की जाए। भारत में पटसन की खेती प्रमुख तो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि किया जाता है। ये इसे उस अवस्था में इसकी फसल की कटाई के बाद में क्या किया जाता है, पादपों में तने को कुछ दिनों बाद जल में डुबा कर रखा जाता है। जल में क्या जाता है, डुबा कर रखा जाता है। ऐसा करने से तना गीला हो जाता है। तना क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। इससे क्या होता है, वो मुलायम पटसन तंतुओं में हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। जो मुलायम हो जाता है उसके अन्य तंतुओं में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वो क्या, उससे रस्सी या अन्य पदार्थ या बोरियां आदि बनाई जाती है उससे। फिर क्या कहता है, वस्त्रों से पहले क्या कहता है, ये वस्त्रों से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। जब वस्त्र बनाते हैं पटसन या जूट से, किसी से भी, तो उससे पहले क्या होता है, तंतुओं से क्या बनते हैं, धागे बनते हैं। धागों से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। ये प्रक्रिया होती है, पहले तंतु, फिर धागा, फिर वस्त्र। आगे क्या है हमारा, आगे सूती धागों की कताई किसे कहते हैं, मतलब धागों को एकत्रित करना। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। मैंने कहा मतलब धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी कताई का नाम देते हैं। बस रेशों से या तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। एक पुंज रेशे को खींच कर बैठते हैं, मतलब एक जो पुंज रेशा होता है एकत्रित किया उसे क्या कहते हैं, बैठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकुत का क्या नाम है, तकुआ जो एक चीज़ होती है, वो मतलब एक आप कह सकते हो एक औजार होता है जिसके द्वारा घुमा के उसको क्या किया जाए, एकत्रित किया जाता है। जिससे हम क्या कहते हैं, कतली कहते हैं। हस्त कुतवा के क्या कहते हैं, हस्त तकुआ को क्या कहते हैं, हम कतली कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कतली कहते हैं। चरखा चलाने की प्रक्रिया तो आपसे पुराने समय से चली आ रही है। आपने गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखा होगा।
ये तो तकुआ तो अलग प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, तकली कहते हैं इसे। तकुआ से धागा बनाना या रेशों से धागा बनाना क्या कहलाता है, ये तकली कहलाता है। फिर चरखा, चरखा तो आपको पता है, चरखा से काट के किया जाता है, काटना होता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या करते थे, चरखा का उपयोग किया जाता है और लोकप्रियता प्रदान हुई। उन्होंने लोगों को हाथ कटे हुए बुने हुए वस्त्रों का उपयोग या खादी वस्त्रों और ब्रिटिश के मिलों से बनने वाले आयाती कपड़ों को बहिष्कार करने का प्रोत्साहन किया। खादी का प्रचलन बढ़ा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 को एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी, इसका नाम क्या आएगा, खादी ग्रामो उद्योग कहते हैं, ग्रामो उद्योग, खादी ग्रामो उद्योग का नाम दिया। वृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो कताई के पश्चात उसको वस्त्र बनाने में किया जाता है। वस्त्र से क्या हमारी सुई धागों से क्या बन जाती है, वस्त्र बन जाती है। रेशों से धागे, धागे से वस्त्र जो हम पहनते हैं, जैसे मैंने ये पहन रखा है तो ये क्या है, वस्त्र। वो धागों से बनकर बना, छोटे छोटे धागों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, वस्त्र। धागों से वस्त्र बनाना। बुनाई, बुनाई क्या होती है, जिससे हम धागों से वस्त्र बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, बुनाई, यानी वीपिंग कहते हैं। वीपिंग क्या कहते हैं, बुनाई को। ये देखो, धागों से दो सेट आपस में मिलाकर व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है, वीपिंग कहलाती है। अगर आपने कागज की पट्टियों को बुनकर देखा होगा तो आपको पता होगा, ये प्रयास तो आपने नहीं किया। ये देखो बुनाई, ये बुनाई की आप तस्वीरें दिखाई दे रही होगी, इस बुक के फर्स्ट पर दिखाई दे रही, ये सभी क्या है, बुनाई की हुई चीजें। फिर हमारे क्या है, चरखे या करघो। चरखे तो आपने पढ़ लिया, अब करघो पढ़ना है। करघो क्या कहते हैं, हमारी इसी ढंग से धागों को दो सेटों हैं, दो तरह से वस्त्र बुने जाते हैं, मतलब एकत्रित किया जाते हैं, धागों को बुने जाते हैं। धागों वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। धागे होते हैं पतले पतले होते हैं, तो वस्त्रों से बुनाई करघों द्वारा की जाती है, करघों पर की जाती है। जो इसमें तो आपको ये महिला के हाथ में दिखाई दे रहे होंगे, ये इन्हें क्या कहते हैं हम, करघे, जो कंघी के आकार के होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, करघों द्वारा की जाती है। करघों द्वारा हस्त प्रचलित या विद्युत चलित। अब देखो, पहले हस्त चलित की जाती है, अब विद्युत द्वारा। अब मिलें, बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, उनमें क्या होता है, करघों से हाथों से ज़्यादा वस्त्र बनाने, तो हम इतना कार्य तो हम हाथों से कर नहीं सकते, तो विद्युत चलित है ना, विद्युत से, बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो पहले हस्तचलित थी, अब विद्युत चलित है। एक विशेष प्रकार की बुनाई की प्रक्रिया कौन सी है, तो जो कि हम हाथ से बुनते हैं। आपने स्वेटर, जो मैंने स्वेटर पहन रखी है ये स्वेटर, ये तो वैसे मिलों में बनाई जाती है, लेकिन कुछ स्वेटर्स होते हैं जो हाथ से माताएं या बहनें बनाती है। आपने देखा होगा, काफ़ी घर में होगा, चाहे पड़ोस में होगा, चाहे अपने कभी टीवी में देखा होगा, कभी फ़ोन में देखा होगा, कि जो हाथ से बुनाई की जाती है, एक पतली सी पिन लेके वो एक धागा सा बुनती रहती है, उसे क्या कहते हैं, स्वेटर बनाना। वो एक प्रकार की हस्त प्रक्रिया है, जैसे स्वेटर बनाई जाती है। या आपको हाथ में दिखाई दे रहा होगा, स्वेटर बुनाई कर रहे हैं। ऐसी वस्तुओं को बुनाई द्वारा वस्तुओं से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई को हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाइयों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविधता वस्त्रों से बनाने की होती है। देखो, पहनने की विविधता वस्त्र बनाने की विविधता की तरह ही होती है। जितना अधिक आप पहनने की विविधता अपनाओगे, उतनी अधिक वस्त्र बनाने की विविधता उत्पन्न होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके दोस्तों में ऐसा लगता है कि आपको ये यूज़फुल है आपके लिए, तो आप उसके दोस्तों में, अपने दोस्तों में या सब्सक्राइब या उनको कि ये शेयर कीजिए उनके दोस्तों में, तो वो भी इससे पढ़ पाएंगे, उन्हें भी नॉलेज मिलेगा इसका। और ये चैप्टर उनके लिए भी आसान होगा। जो मैं पीछे 2 चैप्टर कराए हैं वो भी आसान होंगे। मैं अगले 1 महीने या 20-25 दिनों में आपको ये कंप्लीट सीरीज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स करा दूंगा। मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो अगले देखते हैं हम, हमारा क्या है, वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई, उसका क्या इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल के लोग किस प्रकार से, देखो प्राचीन काल के लोग कम से कम प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया जाता है।
प्राकृतिक तंतुओं का, जो कि प्रारंभ में क्या रहते हैं, समुदाय के में बस्तियों में रहते थे, उन्हें इतनी जरूरत दो कृषि समुदाय को बसाना प्रारंभ करने के पश्चात पतली पतली टहनियों और घास के बुनकर चटाइयाँ बनाई जाती है, डालियों से टोकरियाँ बनाई जाती, लताओं और जंतुओं से ऊन की बालों से ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र बनाए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती, गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के जैसे निकटवर्ती उगाई जाती है। फ्लैक्स की एक पादप है, फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स एक पादप है जिसकी प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक तंतु क्या से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों की बुनाई के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र, भारत में कहाँ पर, गंगा के निकट होती, वहाँ कौन सी, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, उस समय लोगों को शरीर के विभिन्न भागों वस्त्रों को आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, जैसे सिलाई करते थे, वो आदि आविष्कार हुए। उसके बाद हमारी प्राकृतिक रेशों से संश्लेषित रेशों का निर्माण स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब हमारे आधुनिकीकरण यानी मशीनों का उपयोग हुआ तो हमें ज़्यादा वस्त्रों की आवश्यकता हुई, तो ज़्यादा वस्त्रों में तो हमें मशीनों की आवश्यकता होगी, तो उससे प्राकृतिक रेशे बनने लगे और कम से कम समय में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के रेशे बनने लगे। फिर हमारे क्या यही आप प्रक्रम देख सकते हैं। इसका प्रक्रम क्या है, कपास का प्रक्रम है। कपास से कैसे कपास गोलक, जो कि कपास का बोल होती है जिससे नींबू के आकार की मैंने आप बताई, उससे क्या होते हैं, कपास रेशे बनते हैं, फिर इसकी कताई होती है, फिर तागों, फिर बुनाई होती है, वस्त्र का निर्माण, और फिर बंधाई होती है, जिससे एक वस्त्र और एक मतलब पूरी चीज़ का परिपक्व निर्माण हो जाता है। फिर आप क्या आते हैं, यही आपको ये प्रक्रम याद रखना है। फिर आप क्या आते हैं, ये विशेष बिंदु रुई किसे कहते हैं, जो कि एक जो कपास से प्राप्त करने जाने वाली रेशों की संरचना को क्या कहते हैं, रुई कहते हैं। वस्त्र किसे कहते हैं, धागों से बनाई जाने वाली, धागों के एकत्रित समूह से बनाई जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, वस्त्र कहलाती है। तंतु क्या कहते हैं, पतली पतली बलियाँ होती या लड़ियाँ कहते हैं, लड़ियों को कहते हैं तंतु। कताई किसे कहते हैं, तंतुओं या रेशों द्वारा धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती। बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई यही है कि धागों द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, बुनाई कहलाती है। तागा वही होता है रेशों से क्या बनना, रेशों से तागा बनाना, रेशों से एकत्रित करके एक जो अनेक प्रकार अलग प्रकार की संरचना बनाई जाती है, जो रेशों से अलग प्रकार की एकत्रित करके संरचना बनाई जाती है, उसे कहते हैं तागा कहते हैं। आपके ये जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स, मैं आपको अगले वीडियो में जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, कौन सा, ये पार्ट फर्स्ट है, कौन सा पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद मेरा कौन सा आएगा, पार्ट सेकंड आएगा। पार्ट सेकंड में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको अगले पार्ट में जो PDF के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करवाऊंगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराऊंगा और ये पॉइंट डिस्कस कराऊंगा। आपका नेक्स्ट पार्ट आप देखना नहीं भूलना। धन्यवाद।